हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। बेटा कम्युनिकेशन और लीडरशिप ये दोनों बड़े एलिमेंट फिनिश हो गए हैं। एक और बड़े एलिमेंट की चर्चा करनी है बेटा, मोटिवेशन। ठीक है, ये चैप्टर इसी वीक ख़त्म हो जाएगा विद केस स्टडीज़। अब 3 लेक्चर मेरे को लग रहा है कि लगने चाहिए और डायरेक्टिंग फिनिश हो जाना चाहिए। बाकी केस स्टडी में 2 दिन लगाएंगे बेटा, बिल्कुल चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसी वीक। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बाबू बात करते हैं मोटिवेशन एलिमेंट की। ऑल्दो बेटा जब उस दिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर में पढ़ा रहा था, मैंने हल्की बहुत मोटिवेशन की बात की थी। आज देखना उस चीज़ को बड़े क्लैरिटी से और समझ लेंगे। बेटा सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। एक वर्ड है बेटा मोटिव, एक वर्ड है बेटा मोटिवेशन, और एक वर्ड है बेटा मोटिवेटर। इन तीनों के मीनिंग सबसे पहले पता होने चाहिए बेटा आपको। मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। बेटा सबसे पहले बात करते हैं मोटिव की। भाई चलो बेटा बात करते हैं मोटिव की। मोटिव क्या होते हैं बेटा? इनर थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल टू टेक एक्शन। बेटा मोटिव क्या होता है? इंसान के इनर थॉट जो उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। और जनरली बेटा नीड गिव राइज टू मोटिव, नीड गिव राइज टू मोटिव। बेटा इंसान की जरूरतें ही मोटिव होती हैं जो उनको एक्शन लेने पे मजबूर करती हैं कुछ ना कुछ। समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात करें तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात करोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हंगर, थ्रस्ट। कोई इंसान बहुत भूखा है बेटा, ठीक है ना, वो कोई भी एक्शन करने को तैयार हो जाता है, कोई भी एक्शन, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई भिखारी मांगने ही आया, उसने बोला कि मेरे को रोटी खिला दो, बहुत भूख लगी है मेरे को, कहता है अच्छा काम करा लो। ये भी कह देता है बेटा वो हार के कि मेरे से चाहे काम करा लो। तो बेटा मोटिव क्या होता है? इनर थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल टू टेक एक्शन। इंसान की बेटा जरूरतें जनरली मोटिव होती हैं, ठीक है ना। और अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेटा एक इंसान को ना इंक्रीमेंट चाहिए उसकी सैलरी में, एक इंसान को प्रमोशन चाहिए, एक इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए। ये इंसान के इनर थॉट हैं जो उसको कुछ ना कुछ एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। अब बेटा एक जिस इंसान को प्रमोशन चाहिए ना बेटा, वो कोई भी काम करने को तैयार है फिलहाल। जिस इंसान को अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए ना बेटा, वो कुछ भी करा लो आप उससे। वो पागल हो रहे हैं कि मेरे को इंक्रीमेंट देखना है, मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट देखना है, पिछले 3 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगा, इस साल तो चाहिए ही चाहिए। वो कुछ भी करने को तैयार होगा आपके लिए। तो बेटा मोटिव क्या होते हैं? इनर थॉट्स जनरली नीड गिव राइज टू मोटिव, ठीक है ना। इंसान की जरूरतें ही मोटिव होती हैं बेटा, जो उसको कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर करती हैं, ठीक है बेटा। ये फिलहाल टेंशन है, सच बात ही है, मोटिव मीन्स टेंशन। चलो जी बेटा मोटिवेशन क्या होता है? बाबू सिंपल सी बात बोलूं, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इज नोन एज मोटिवेशन। अगर ये नीड सेटिस्फाई हो जाए ना, दैट सिंपली मीन्स मोटिवेशन हो गया, और इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। और मैंने आपको बेस भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है जनरली, आपकी जरूरतें जानती है और आपकी जरूरतें आपको सेटिस्फाई करके देती है, और फिर कहती है कि मैंने आपकी जरूरत पूरी की है, अब मेरी जरूरत पूरी करो, मेरी जरूरत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो अचीव करके दो। एक इंसान ने कहा मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, उसको सैलरी में इंक्रीमेंट दिया। एक इंसान ने कहा मुझे प्रमोशन चाहिए, उसको प्रमोशन दिया। एक इंसान ने कहा मुझे बोनस चाहिए, उसको बोनस दिया। जिसको जो चाहिए था उसको वो दिया बेटा। और बाबू एक बार इंसान की जरूरत सेटिस्फाई हो जाए ना बेटा, तो वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप गोल अचीव करता है बेटा, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिजल्ट होता है, ठीक है बेटा। एंड लास्ट वन इज मोटिवेटर। यहाँ बड़े काम की बात है बाबू। मोटिवेटर मतलब संदीप माहेश्वरी नहीं, हाँ जी बेटा। बाबू मोटिवेटर मतलब यहाँ पर कोई इंसान से मतलब नहीं है हमारा, ठीक है ना। बिजनेस स्टडीज में मोटिवेटर क्या होता है बेटा? टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट द इंडिविजुअल या एम्प्लॉय इज नोन एज मोटिवेटर। टेक्निक को मोटिवेटर बोला गया, किसी इंसान को मोटिवेटर नहीं बोला गया। टेक्निक में भी प्रेज,
टेक्निक में भी बोनस, टेक्निक में भी रिकॉग्निशन, टेक्निक में भी बेटा इंक्रीमेंट, टेक्निक में भी पे एंड अलाउंसेस, टेक्निक में भी परक्यूजिट्स, बहुत सारी हो सकती है टेक्निक, आज हमें पढ़नी है टेक्निक, ठीक है ना बेटा। वो टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके मोटिवेशन किया जाता है बेटा, उस टेक्निक का नाम मोटिवेटर होता है। समझ आई तीनों बातें? मोटिव क्या है बेटा? इनर थॉट्स दैट स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल टू टेक एक्शन, जनरली नीड गिव राइज टू द मोटिव, ठीक है ना। इंसान की जरूरतें उसको टेंशन देती है, कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर करती हैं बेटा, ठीक है बेटा। मोटिवेशन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इज नोन एज मोटिवेशन। अगर ये जरूरतें ही सेटिस्फाई हो जाए, इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, ठीक है ना बाबू। एंड मोटिवेटर टेक्निक यूज टू सेटिस्फाई द या टेक्निक यूज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय इज नोन एज मोटिवेटर्स। ओके बात, बढ़े आगे बेटा। अभी नहीं रीड करना, दूंगा टाइम, एक आध टॉपिक और करो, ये तो छोटा सा टॉपिक था, टाइम ज़्यादा खराब होता है रीडिंग में। बात करते हैं बेटा मोटिवेशन प्रोसेस की। बेटा हमारे पास जनरली जो प्रोसेस है ना, वो बेटा हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शन के हैं। जैसे कि हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा, स्टाफिंग प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं बाबू। एक प्रोसेस हमने पढ़ा था स्टाफिंग में, सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं था बाबू। बता देता हूँ, जो मैनेजमेंट के फंक्शन के बिना प्रोसेस है ना, वो भी बराबर इंपॉर्टेंट है जितना पोस्ट डीसी के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन मोटिवेशन प्रोसेस का लेवल बहुत हल्का है बेटा, ये सिर्फ 5 लाइन में खत्म हो जाता है, सिर्फ 5 लाइन का ही, ठीक है। आप बेटा सामने देख लो, 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। लो बेटा सामने देखना, 7 स्टेप से मिलकर बना है मोटिवेशन प्रोसेस। अगर आप खुद से भी रीड करोगे, चीज़ तो सारी समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। बेटा मान लो कोई इंसान की ज़रूरत है, और बेटा एक अनसेटिस्फाइड नीड ना इंसान को हमेशा टेंशन देती है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ आपकी कोई नीड अनसेटिस्फाइड है, लेट सपोज कि आपको 2 व्हीलर चाहिए या 4 व्हीलर चाहिए, या बेटा कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है जा बाबू, एप्पल बाबू। तो होता क्या है, एक अनसेटिस्फाइड नीड हमेशा इंसान को टेंशन देती है। मान लो आपको 4 व्हीलर चाहिए, ठीक है, और बाबू एक नीड अनसेटिस्फाइड है, वो टेंशन दे रही है, चाहिए चाहिए भाई साहब, कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए हम कोई भी एक्शन लेने को तैयार है बेटा, हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई एक्शन करा लो हमारे से, ठीक है ना। और बाबू क्लास 12th में हमारे पेरेंट्स के पास अगर आप चले जाओ तो उनका पेट डायलॉग होता है, बोर्ड्स में नंबर लाओ, इतने % से ऊपर लाओ और ले जाओ, ये चीज़ क्या दिक्कत क्या है, ठीक है ना। 90% से ऊपर लेके जाओ, बस अभी लो 4 व्हीलर, क्या दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक अनसेटिस्फाइड नीड थी जो आपको टेंशन ले रही थी, उसके लिए, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई भी एक्शन लेने को तैयार थे, कोई भी एक्शन लेने को तैयार थे, वो नीड सेटिस्फाई करनी। मान लो आपने इतनी पढ़ाई कर ली, ऑल तो होगी नहीं आपसे, मान लो आपने इतनी पढ़ाई कर ली कि आपने सिक्योर कर लिए बेटा जितने मार्क्स पेरेंट्स को चाहिए थे, और एक 4 व्हीलर आज आप फाइनली लेने जा रहे हो, तो बेटा नीड सेटिस्फाई होने वाली है। और नीड सेटिस्फाई होते ही क्या होगा बेटा, गेट रेड ऑफ टेंशन। रेड वर्ड मतलब रिडक्शन से बना है कि आपकी अब टेंशन रिड्यूस हो जाएगी बेटा। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, इंसान जरूरतों का पुतला है बेटा, एक नीड सेटिस्फाई होती नहीं कि वो बेटा दूसरी नीड डिटरमाइन कर लेता है। मेरा तो मानना यह है बेटा, आप रास्ते में ही होंगे, गाड़ी लेने जा रहे होंगे, लेट्स सपोज कि देहरादून से गाड़ी लेने जा रहे हो बेटा, रास्ते रास्ते में सपना ले रहे होंगे कि आज तो भाई मैं 4 सीटर या 5 सीटर गाड़ी ले रहा हूँ, कल 7 सीटर लेकर आऊँगा, कल मतलब वो कल कभी भी आए,
ठीक है ना। इंसान बेटा जरूरतों का पुतला है, एक खत्म होती नहीं कि इंसान दूसरी नीड डिटरमाइन कर लेता है, दूसरी नहीं खत्म होती तीसरी डिटरमाइन कर लेता है। तो बेटा दैट्स व्हाई मोटिवेशन प्रोसेस इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस। मोटिवेशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। और मैंने आपको एक दिन पहले भी कभी ना कभी बात बोली होगी कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपके कोर्स में जितनी चीजें सभी कॉन्टिन्यूस हैं, सभी ऑन गोइंग है, सभी नेवर एंडिंग है। चाहे बात कर लूँ मैं मैनेजमेंट की, चाहे मैं बात कर लूँ प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किसी चीज़ की बात कर लो, आपके कोर्स में जितनी चीज़ें सब कॉन्टिन्यूस है। तो कभी घबराना ही नहीं इस चीज़ को लेकर, तो ठीक है ना। तो बेटा एक नीड सेटिस्फाई होती है, दूसरी के बाद तीसरी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है ना। दैट सिंपली मीन्स टेंशन भी हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। इंसान के मरने के बाद ही खत्म होती है, इससे पहले नहीं होती बेटा, ठीक है जी। बात समझ में आई, मोटिवेशन प्रोसेस क्या चीज़ है। एक बार फटाफट से ये 3 बातें और ये एक प्रोसेस रीड करके बता दो। यहाँ एग्जाम्पल चेंज दिया हुआ है मैंने नोट्स में, ठीक है ना, समझ वो भी आएगा, बढ़िया एग्जाम्पल है वो। बेटा नोट्स में आगे बढ़ोगे, एक टॉपिक दिया गया है मैस्लो नीड हायरार्कियल थ्योरी, है बेटा टॉपिक, बहुत गजब टॉपिक है, उम्मीद करना पेपर में आएगा यही, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। बाबू समझते हैं, पहले बेस बनाता हूं। बेटा नाम है मैस्लो नीड हायरार्कियल थ्योरी। हायरार्की समझते हो ना बेटा, हायरार्की मीन्स अ चेन। बेटा अब्राहम मैस्लो एक इंसान हुए, एक साइकोलॉजिस्ट। बाबू उन्होंने ना कहा था मैं नीड थ्योरी दे रहा हूं, ठीक है ना, इंसान की जरूरतें, कहता है एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में चलती है। मेरे वर्ड्स नहीं है बेटा, ये उनके वर्ड्स है, मेरी थ्योरी कुछ और है, ठीक है ना। इंसान की जरूरतें वो कहते हैं एक हायरार्की में चलती हैं, कहते हैं पहले नंबर पे यही नीड होती है, ये सेटिस्फाई होने के बाद ही इंसान दूसरी पे पहुंचता है, दूसरी सेटिस्फाई होने के बाद ही तीसरी पे पहुंचता है, फिर चौथी पे, फिर 5वीं पे। वो कहते हैं 5 तरीके की इंसान की जरूरतें हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैं तो कुछ तो अच्छा सिखा कर गए होंगे बेटा आपको। देखो बेटा पहली नीड का नाम पढ़ना, बेसिक, हाँ मुझे पता था साइकोलॉजिकली पढ़ोगे इसको, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, तभी तो चुप बैठा था मैं, इंतजार कर रहा था गलती करो। बेटा इसका नाम है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बाबू नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाबू मेरी तरफ देखना, हेडिंग का नाम है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेटा कहते हैं सबसे पहले इंसान की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। आप सोचो बेटा एक इंसान ने आज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, आज उसका वेरी फर्स्ट डे है बेटा, वो तो नहीं ये सोच रहा होगा ना चलो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बना दो, वेरी फर्स्ट डे एमडी बन जाऊंगा मैं ऑर्गेनाइजेशन का। पहले दिन किसी का ये सपना नहीं होता। पहले दिन बेटा इंसान सिर्फ ये सोच रहा होता है कि मैं इतना कमाता आ रहा हूँ कि मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती रहें, मेरी फैमिली की बेसिक ज़रूरतें पूरी होती रहें, जस्ट लाइक फूड, जस्ट लाइक शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, हाउसिंग, बस ये मिलता रहे, ठीक है ना। बाबू बेसिक ज़रूरतें मेरी और मेरी फैमिली की सेटिस्फाई होती रहें, ये एक एम्प्लॉय का पहले दिन पर ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है हायरार्की। सबसे पहले दिन ज्वाइनिंग के इंसान चाहता है बस मेरी बेसिक ज़रूरतें, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, बस इतना मिल जाए मेरे परिवार को और मुझे बस बहुत है, ठीक है। जब एक बार बेटा इतना मिलने लगता है ना, अब फिर पता ही है आपको मोटिवेशन प्रोसेस इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। अब ज़रूरतें बढ़ेंगी बेटा, टाइम के साथ साथ बढ़ेंगी, ठीक है ना, और मैस्लो कहता है बढ़ेंगी। अब हायरार्की में आप ऊपर जाओगे बेटा, और एक स्टेप ऊपर जाने पे आपकी जो नीड होंगी उनका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देखो बेटा मैं क्या बोलता हूँ समझो, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पता है क्या होती है मेरी नज़र में, जब आपका प्रेजेंट सेव हो जाए ना पैसों से तो आप फ्यूचर की चिंता करने लगते हो, वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मतलब आप अपना प्रेजेंट सिक्योर करना चाहते हो, बस इतना पैसा आता रहे कि प्रेजेंट सही चलता रहे। जब प्रेजेंट सही चलने लग जाता है ना तो इंसान फ्यूचर की सोचने लगता है। अब उसे लगता है यार मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा, फ्यूचर में क्या होगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसे लगता है कि मैं सारा दिन मशीन पे काम करता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे परिवार को कौन खिलाएगा। तो उसे टेंशन सताने लगती है कि फ्यूचर में क्या होगा।
ठीक है ना बाबू, यही सेकंड लेवल ऑफ नीड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। और इसमें आप 3 तरीके की सेफ्टी चाहते हो बेसिकली, ठीक है ना। नाम पढ़ना बेटा, पहला अगर आप दिखाई दे रहा हो तो फिजिकल सेफ्टी की बात है, सेकंड वन इकोनॉमिक सेफ्टी की बात है, एंड थर्ड वन है सोशल सेफ्टी। लो समझना बेटा। बाबू पहली नीड है फिजिकल सेफ्टी। अब इंसान को डर लग रहा है कि यार मैं सारा दिन मशीनों पे काम कर रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया तो ऑर्गेनाइजेशन तो जॉब से निकाल देगी मुझे, मेरा घर चलेगा कैसे। तो वो चाहता है बेटा उसका फ्यूचर भी थोड़ा सा सेफ हो। बेटा फिजिकल सेफ्टी में वो चाहता है उसके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। बेटा अगर ये चीज़ें हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करता है। तो बेटा इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करा कर चलती है ताकि उनका फ्यूचर भी सेफ रहे, ठीक है ना। और आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करा देती हैं, आपका लगभग पहले दिन ही करा देती हैं, कुछ तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो वो आपकी दोनों नीड साथ ही साथ सेटिस्फाई कर देती हैं, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। समझ आया फिजिकल सेफ्टी क्या है बेटा। थर्ड नंबर पे लिखा गया है सोशल सेफ्टी। और बेटा सोशल सेफ्टी या सोशल सिक्योरिटी इज रिलेटेड विद रिटायरमेंट बेनिफिट। और 3 तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं। मैंने कभी ना कभी पता नहीं कितनी बारी बोला है, खैर चलो दोबारा अगर सुनना है किसी ने बता देना। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड पेंशन, ये 3 तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट आप उम्मीद करते हो कि मैं अगर रिटायर हो गया 60 साल की एज में तो मेरा घर कैसे चलेगा। और एक इंसान चाहता है कि उसको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। और रिटायरमेंट बेनिफिट जनरली 3 तरीके के होते हैं, इसको हम सोशल सिक्योरिटी में काउंट करते हैं। बेटा मुझे ये बताओ, मुझे क्या रिपीट कर रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको सब कुछ पता हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ग्रेचुटी कर देते हैं और बस पीएफ, चलो सभी कर देते हैं यार, सभी करा लोगे तुम तो धीरे धीरे। मैं एक बार सभी बोल देता हूँ। बेटा प्रोविडेंट फंड, मैंने ऑल दो इसके बारे में बहुत चर्चा की है, एक बार और सही, लेकिन इस बार ढंग से, क्योंकि एक बार और आने वाला ही है अगली थोड़ी देर में बेटा, तब नहीं बताऊंगा। बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझने के लिए एक बात सुनना। आप एम्प्लॉइज को ये जरूर कहते हुए सुनेंगे कि मेरा पे पैकेज 9 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, लेकिन इन हैंड मेरे हाथ में 7.5 लाख रुपए आते हैं। भाई जब आपका पे पैकेज 9 लाख रुपए है तो इन हैंड 7.5 क्यों आते हैं? ये 1.5 लाख कहाँ चले जाते हैं? कभी ना कभी किसी ना किसी को ऐसा कहते हैं, ज़िंदगी में ज़रूर सुनोगे आप। तो ये 1.5 लाख कहाँ जाते हैं भाई? ये 1.5 लाख बेटा या तो इनकम टैक्स में चले जाते हैं, आपने गवर्नमेंट को पे करने हैं टैक्सेस। बेटा बाबू आपका एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी देता है ना तो वो आपके टैक्सेस काट के सरकार को जमा करा देता है। देखो आप गवर्नमेंट हो ना, रूल आप भी यही बनाओगे, मैं गवर्नमेंट होता रूल मैं भी यही बनाता। हमारा तो लॉ बना हुआ है बहुत एक्यूरेट। हमारे लॉ ने ना एम्प्लॉयर को फंसाया हुआ है कि आप कंपनी के मालिक हो, आप कंपनी हो, आपके नीचे 50,000 लोग काम करते हैं, हम एक एक से कहाँ टैक्स मांगते रहेंगे? तो आप 50,000 एम्प्लॉय की ना सैलरी में से टैक्स काटो और हमारे पास जमा करा दो। समझ आई बात? तो बेटा एम्प्लॉयर ने आपके टैक्स काटा, सरकार को जमा करा दिया, ठीक है ना। मान लो आपकी सैलरी 9 लाख थी, आपका 54,000 का टैक्स था, ठीक है। तो बाबू मेरे टोटल कटे हैं 1.5 लाख रुपए, 9 लाख में से मेरे हाथ में 7.5 आए हैं, 1.5 लाख कटे हैं, 54,000 का टैक्स था, ये 96,000 कहाँ रह गए बाबू? 96,000 आप 8,000 रुपये महीना जमा करा रहे हो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज नॉर्मली आप बैंक अकाउंट, इससे कुछ ज़्यादा हौच पौच मत करना। हौच पौच आप करते हो चीज़ों को, मैं तो बिल्कुल सिंपल चलाता हूँ कंसेप्ट को कि एक बैंक अकाउंट है जिसमें आप 8,000 रुपये महीना डाल रहे हो, ठीक है। 8,000 रुपये महीना, 12 महीने के 96,000, ये 96,000 वहाँ पर गए हैं। ये कब मिलेंगे आपको? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेंगे। क्या आपको हर महीने देने होते हैं? आप हर महीने देते हो, एक बात। दूसरी बात, आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम 12% डाल सकते हो। आपकी सैलरी कितनी थी? 9 लाख, यानी कि 75,000 रुपये महीना, उसका 12% आप मैक्सिमम डाल सकते हो। 12% शायद 9,000 बैठेगा, तो बेटा 9,000 मैक्सिमम डाल सकते हो। आप कितना डाल रहे हो? आप 8,000 डाल रहे हो। इंडिया में एक और लो है बेटा, जितना आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालते हो
उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी डालता है। यानी कि आप 8,000 रुपये महीना डाल रहे हो, 8,000 रुपये महीना आपका मालिक भी डाल रहा है। तो पहले महीने जुड़े 16,000, दूसरे महीने 16,000, और साल भर तक ऐसे ही 16,000 रुपये जुड़ते रहे। साल बाद इकट्ठे हो गए 1,92,000। ठीक है। और मैं बोलता हूँ बेटा आपने जॉब ज्वाइन करी एट द एज ऑफ 30 ईयर्स तक बेटा ये पैटर्न कंटिन्यू रहने वाला है। 60 में जब रिटायर हो गए तो कितना पैसा आपके हाथ में होगा सोचो। बेटा पहले साल आपने 192 डाला, ब्याज लग रही है उसके ऊपर। दूसरे में 192 डाला, ब्याज लग रही है। और ऐसे आपने 13 साल तक 192 डाल दिया। रफली 25 लाख रुपए डल गए होंगे 13 साल में, रफली। ठीक है, 13 साल में 25 लाख डल गए होंगे। 13 साल बाद पैसे भी डबल हो जाते हैं अगले 13 साल बाद। यानी कि जब आप 26 साल के हो जाएगा बेटा, यानी कि जब आपकी जॉब को 56 ईयर हो जाएंगे तो ये 25 डबल हो चुका होगा। और जो बीच में 25 डाला है उस पे ऊपर भी ब्याज लग चुकी होगी। तो रफली कुछ ना बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपके रिटायरमेंट में आपको 80-90 लाख रुपए मिल रहे होंगे। इट इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट जो आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ कर देता है। और यही आप उम्मीद करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन से कि ना मुझे सोशल सेफ्टी चाहिए, मैं जब काम करने लायक नहीं रह जाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से चलेगा। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मीन्स रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर हुआ? प्रोविडेंट फंड क्या है बाबू? रही बात ग्रेचुटी की, बेटा अब आप रिटायर हो रहे हो, आज आपकी एज 60 साल हो गई है, आज आपका रिटायरमेंट का दिन है ऑर्गेनाइजेशन में। अब होता क्या है बेटा, एक एक्ट है बेटा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये कहता है बेटा एक ऑनर, एक सम्मान दो बेटा आप अपने एम्प्लॉय को जिसने बेटा लॉयल्टी के साथ आपको 30 साल सर्व करा। एक एम्प्लॉय ने 30 साल आपको सर्विस दी है, आज वो जा रहा है, उसको ऑनर देना बनता है, उसको सम्मान देना बनता है। अगर बेटा ये कानून बस ये कह देना सम्मान देना बनता है तो बेटा एम्प्लॉयर भी एक सड़ा सा मोमेंटो उठा लाएगा, 100 रुपये का फोटो खिंचवाएगा, हो गया जी सम्मान, चलो जी घर। ठीक है ना? लेकिन ये एक्ट बड़ा जबरदस्त है, ये कहता है सम्मान पैसों में दिया जाएगा। और बेटा इसकी कैलकुलेशन का एक स्पेसिफाइड तरीका है। ठीक है, खैर तरीका आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो पैसे मिलते हैं और ठीक ठाक मिलते हैं भाई। 30 साल की रिटायरमेंट बिल्कुल ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? मिल जाएंगे 25-30 लाख रुपए इसी के नाम के, ग्रेचुटी के ही नाम के। तो बेटा ये है ऑनर, ये है सम्मान। ग्रेचुटी का डिक्शनरी मीनिंग ही ऑनर होता है। रही बात पेंशन की, ऑल्दो बेटा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पेंशन दिया करती थी पहले, और आज गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दिया करती। 2005 इज द लास्ट ईयर जिसमें फॉर्म आए थे कि पेंशन के फॉर्म जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने भरने हैं भर दो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पेंशन चाहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो फॉर्म भर सकता है। 2006 में जिसकी भी जॉब लगी होगी या उसके बाद, उसको वो पेंशन के लिए वैलिड नहीं है। 2005 तक जिसने फॉर्म भर दिए वैलिड है। और बाबू जब आप रिटायर हो जाते हो, 60 साल के हो जाते हो, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, यानी कि जिस दिन आप 60 साल के हो उससे पिछले महीने जो आपको सैलरी मिली है उसका जस्ट हाफ आपको मिलने लगता है घर बैठे बिठाए। मान लो आप 60,000 रुपये महीना की सैलरी पे रिटायर हुए हो, तो घर बैठे बिठाए आपको क्या होगा, 30,000 रुपये महीना आता रहेगा जब तक आप जिंदा रहोगे। गवर्नमेंट जॉब ही दे सकती है ऐसे बेनिफिट जब तक जिंदा रहोगे। आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को, इट मे बी अ हस्बैंड और इट मे बी अ वाइफ, अगर वाइफ थी तो उसके लिए उसका हस्बैंड स्पाउस है, अगर हस्बैंड था गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके लिए उसकी वाइफ स्पाउस है। ठीक है ना बेटा? तो आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को मिलता रहेगा, उस स्पाउस के मिलने के बाद खत्म। ठीक है? पेंशन इज अ अननेसेसरी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट ने 2005 के बाद खत्म कर दिया। ठीक है जी? गवर्नमेंट का खर्चा धीरे धीरे बहुत बचने लगेगा, पेंशन के नाम का बहुत अरबों रुपए जाते हैं बेटा। ठीक है जी? बात समझ में आया बेटा? क्या होती है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट? ठीक है ना? और एक इंसान चाहता है जब मेरा प्रेजेंट सेफ हो जाए तो मेरा फ्यूचर सेफ पहले हो। ठीक है ना बेटा? और फ्यूचर सेफ कर रहे हो बेटा। एक और तरीके की सिक्योरिटी, ये बहुत गजब है, ऑल्दो खैर इसका फ्यूचर से जनरली कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन करते हैं बात। सिक्योरिटी का नाम लिखा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। बेटा इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन ऑन जॉब। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उसी बात से क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ होती है। बाबू मई 2014 में मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एग्ज़ाम दिए CA फाइनल के। ठीक है ना?
एक लड़के की सहारनपुर रैंक 1 आई, मेरा दोस्त था, ठीक है ना, मेरी सहारनपुर रैंक 3 थी। तो हुआ क्या बेटा, उसने ना जो जॉब में इंटरेस्टेड था तो उसने जॉब ले ली एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में। उस टाइम तक इंडिया में ना एएस चलते थे। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पता नहीं यार तुमने पढ़े क्या है। एक अभी तुमने शायद 11th क्लास में आईएफआरएस का नाम सुना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स के स्टैंडर्ड है वो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स को ही प्यारी भाषा में बोला जाता है, ठीक है। उस टाइम तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नियम था, यानी कि पूरी दुनिया में एक जैसे अकाउंट्स नहीं बनते थे। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता था, ऑस्ट्रेलिया तब भी आईएफआरएस फॉलो करता था। तो उसने क्या करा, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में जॉब ले ली जो इंडिया में बेटा गुड़गांव में थी, ठीक है ना। तो 1 साल के बाद मुझे मिला, मैंने कहा हाँ तेरी जॉब बहुत बढ़िया चल रही है मैंने सुना। कहता क्या बढ़िया चल रही है। मैं कहा यार तू तो इतने मज़े कर रहा है, 9 लाख का तेरा पैकेज है, 75,000 रुपये तो महीना कमा रहा है, 5 डेज अ वीक तेरी जॉब है, हफ्ते में बस 5 दिन काम करना होता है तुझे, और क्या चाहिए। कंपनी ने फ्लैट दे रखा है, क्या तेरा कोई खर्चा भी है, तो बहुत मस्त चल रही है, ठीक है ना। ज़िंदगी में मेरे को तो पता है कोई जॉब से अपनी सेटिस्फाई नहीं होता, मैं तो छेड़ रहा था, ठीक है ना। और दुख दर्द बहुत है लोगों के पास, अगर आप ऐसे छेड़ दो तो। कह रहा क्या यार, एक तो नाइट शिफ्ट, भाई ऑस्ट्रेलिया में दिन जब होता है यहाँ रात हो रही होती है, कहता पूरी पूरी रात काम करो। एक तो दूसरा काम क्या है, सिर्फ जर्नल एंट्री बतानी है, सिर्फ जर्नल एंट्री बताने के 75,000 रुपये महीना। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। कह रहा बस ये है। कहता मुझे तो लग रहा है मैं सीए वाले सारे गुण भूल चुका हूँ, क्योंकि यार 1 साल में आपकी नॉलेज 60% डेप्रीशिएट हो जाती है। 2 साल ना करो एक जैसा काम, सब साफ। 2 साल में याद भी नहीं आएगा मैंने क्या पढ़ा था इस चीज में, देख लेना। 1 साल में 60% नॉलेज आती है। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे क्या होता है प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन ऑन जॉब। उसको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन ही नहीं था जॉब पे। उसको लग रहा था यार काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, काम है जर्नल एंट्री बताई जा रहा हूँ, दिन भर बैठ के जर्नल एंट्री पूछते रहते, बताता रहता हूँ मस्ती में क्या है जर्नल एंट्री। और इस बात के 75,000 रुपये महीना। कह रहा 2-3 साल में आईएफआरएस लग जाएंगे, कंपनी मुझे लात मार देगी। वो तो वहाँ के अकाउंटेंट को भी आते हैं, यहाँ के भी अकाउंटेंट को आते हैं, सबके लिए आईएफआरएस एक जैसे है। आईएफआरएस का मोटो ये था बेटा पूरी दुनिया के अकाउंट्स एक जैसे बने। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि कोई भी इंसान किसी भी जगह से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको उसकी रिपोर्ट पढ़नी आती हो। आईएफआरएस का बेस ये था। कह रहा 2-3 साल में कंपनी लात मार देगी, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर मुझे सीए वाला काम आता भी होगा कि नहीं आता होगा। तो कहीं ना कहीं बेटा फ्यूचर उसका खतरे में दिखाई दे रहा था उसको। बात क्लियर हुई बेटा, क्या चीज़ होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। ओके बात, एग्जाम्पल ऐसा है कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बाबू अब जी प्रेजेंट सेफ हो गया और बेटा फ्यूचर भी सेफ हो गया, पैसे आ गए हैं, फ्यूचर के लिए भी बेटा इंतजाम कंपनी ने कर दिया। आपका हर महीने पीएफ कटना शुरू हो गया बेटा, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस आपका हो रखा है और कंपनी ने कहा हम आपको ग्रेचुटी भी देंगे बेटा, ठीक है जी। एक बार प्रेजेंट सेफ हुआ, फ्यूचर सेफ हुआ, फिर बेटा तीसरे नंबर पर आती है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड। ये बहुत कमाल है बेटा। बाबू अब इंसान पता है क्या चाहता है, अब वो बहुत काम कर रहा है भाई ऑर्गेनाइजेशन में, दिन रात मेहनत करके यहाँ पहुंचा है बेटा, 2 नीड उसकी सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब बेटा इंसान चाहता है मेरी जिंदगी में लव हो। हाँ ये तो तुम्हारे मुद्दा है, हाँ खड़ा हो ईशांशु, खड़ा हो जाए बेटा। हाँ जी बाबू, अब इंसान चाहता है जिंदगी में लव हो, अफेक्शन हो, अटेंशन हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो। वही तो प्यारे प्यारे से वर्ड है, ठीक है ना, सबको समझ में आ गए होंगे। बाबू ऑल्दो हम क्या चाहते हैं, तुम अपनी जनरेशन को सोच लो भाई, बेसिक जरूरतें पूरी नहीं, ठीक है ना, सीधा तीसरी लेवल नीड चाहिए हमारे को तो, ठीक है ना, लव, अफेक्शन, अटेंशन, सोशल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, हमें ये सब चाहिए। लेकिन बेटा मैंने तो पहले कहा था मेरी थ्योरी अलग है, मेरी थ्योरी तो यही है, बंदा पहले तीसरी नीड पे आता है, बाद में सोचता है पहली दूसरी थोड़े दिन में देखेंगे, पहले ये करो पूरी। अब्राहम मैस्लो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, वो कहता है हायरार्की में चलेंगी नीड, पहली पूरी होगी तो दूसरी पे आओगे, दूसरी होगी तो तीसरे पे आओगे। चलो आगे बढ़ो जी बेटा। जब एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है, जब लव हो जाता है बेटा, इसके बाद इंसान और आगे बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी बेटा। वो 4th लेवल नीड है बेटा और हेडिंग का नाम है एस्टीम नीड। बेटा अब इंसान को लगता है यार ठीक है पैसे पूसे तो बहुत कमा लिए,
यार इज्जत होनी चाहिए यार। ऑर्गेनाइजेशन में 1,00,000-1,50,000 लोग काम करते हैं यार, कोई जानता नहीं यार, जानना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए कि 1,50,000 एम्प्लॉय से कहीं भी खड़े होकर मेरा नाम पूछ लो, सर बताओ ये बंदा किस लेवल पे काम करता है, कितना तगड़ा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंसान चाहता है कि मैं यहां पहुंचूं कि जहां मुझे सब रिस्पेक्ट दें, सब जाने, बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये सब मिलना चाहिए मुझे। और जब एक बार ये जरूरत भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हायरार्की में हाईएस्ट लेवल नीड तक पहुंचता है बेटा, विच इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और बता देता हूं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल जिंदगी में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में ये हाईएस्ट लेवल नीड है। इसके बाद कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो बेटा आप सपना ही लेकर आए थे कि मैं किसी दिन ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ एमडी बनूंगा, और आज आपको ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ एंड एमडी दोनों बना दिए गए। पैसा ही पैसा है, कंपनी की गाड़ी है, फ्लैट है, सब कुछ है आपके पास। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई चीज नहीं बची जो आपको मोटिवेट कर सके, कोई भी चीज नहीं है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का क्या मतलब होता है? एक इंसान अपने आप को जिस चीज के कैपेबल समझता है, अगर वो वहां पहुंच जाए ना, बस कोई ऐसी जरूरत नहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको इसके बाद और मोटिवेशन दे देगी, है ही नहीं। समझ आई बेटा पांचों जरूरतें? ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक बार रीड करके बताओ ये सब समझ आया क्या? बेटा हम अजम्पशन पढ़ने जा रहे हैं मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी की, और ये बेटा हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम में आना है। मैं आपको ये बात बोल देता हूँ बेटा, अगर कभी कोई साल ऐसा रह जाता है जिसमें मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी नहीं आती तो उसकी अजम्पशन आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा इन दोनों में से कोई टॉपिक ना आए, एक तो कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, लो करते हैं बेटा बात अजम्पशंस ऑफ मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी। बेटा इसमें ना पहली हेडिंग का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, कर लेना, पहले सुन लो मुझसे, समझ लो। अरे यार अभी लास्ट में लिखवा दूंगा बाबू। पहली हेडिंग का नाम है नीड आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हेडिंग का नाम ये करना है, मेरी तरफ देखना, नीड आर द बेसिस ऑफ एनी ह्यूमन बिहेवियर। आपको बता देता हूं ये बात मैस्लो ने बिल्कुल परफेक्ट बोली है बेटा। इंसान का बिहेवियर इंसान की जरूरत पर डिपेंड करता है। आप जिंदगी में ना एक इंसान वो सोचो जो आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले हो जिसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पार है, जिसने अचीव की हुई है, जिसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी सेटिस्फाई है। और एक इंसान वो सोच लो बेटा जिसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड भी सेटिस्फाई नहीं है। दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होगा आप सोच सकते हो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक बोली ना मैस्लो ने ये बात कि इंसान की जरूरत के हिसाब से उसका बिहेवियर बदलता चला जाता है। ठीक है ना? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वाला भाई बहुत ईगो रखता होगा, शायद बहुत अलग लेवल का एटीट्यूड होगा। ठीक है ना? वो आम जने से तो बात भी करना नहीं पसंद कर रहा होगा। और एक इंसान जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जिसकी सेटिस्फाई नहीं है वो बहुत डाउन टू अर्थ होगा। ठीक है ना? जो हर काम करने को रेडी रहता होगा, वो ऐसा बंदा होगा। ठीक है ना बेटा? तो नीड आर द बेसिस ऑफ एनी ह्यूमन बिहेवियर। सेकेंड हेडिंग का नाम क्या है? नीड्स आर इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। बेटा कहता है नीड्स इसी हायरार्की में चलेंगी, ये बात मैं वहीं पर बोल चुका हूँ। ठीक है ना बाबू? मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था बाबू, एक के बाद एक, शिफ्ट नहीं, भाग मत जाना, किसी नीड को स्किप मत कर देना। क्या बोला मैस्लो ने? ये नीड्स इसी हायरार्की में ही चलेंगी हमेशा, ये उसकी अजम्पशन है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। ठीक है ना? हमारी जनरेशन कुछ अलग है। हाँ जी, थर्ड वन, नेक्स्ट हायर लेवल नीड मोटिवेट्स। बेटा बहुत काम की बात बाबू, देखो एक बार एक इंसान की कोई जरूरत सेटिस्फाई हो जाती है ना, वो उसको उतना मोटिवेट कर नहीं पाती जितनी अगली हायरार्की की नीड सेटिस्फाई कर पाती है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ, मान लो बेटा इंसान का प्रेजेंट सेफ हो चुका है और वो चाहता है फ्यूचर सेफ्टी। आपने क्या करा बेटा? लाइफ इंश्योरेंस उसको करा कर दे दिया LIC से, एक कंपनी का नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से उसका आपने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया। ठीक है, अगली बार जब उसको मोटिवेशन की जरूरत थी ना, तो आपने कहा ठीक है पिछली बार तेरा लाइफ इंश्योरेंस LIC से कराया था, इस बार तेरा लाइफ इंश्योरेंस ना करा देते हैं, मैक्स से करा देते हैं।
क्या वो उसको इतना मोटिवेट करेगा जितना लव, अफेक्शन, अटेंशन करेगा उस टाइम पर? बेटा नहीं कर पाएगा। एक बार इंसान की कोई जरूरत सेटिस्फाई हो जाती है ना, वो उसको उतना मोटिवेट कभी नहीं कर पाती जितनी नेक्स्ट हायर लेवल नीड कर पाती है। मानते हो कि बात नहीं मानते? ठीक है ना बेटा, एक ही चीज को बार बार सेटिस्फाई करते रहोगे अलग अलग तरीकों से, शायद इतना बेटा इंपैक्ट आए ना। आपके पास एक एक्टिवा है बेटा, फादर ने कहा एक एक्सेस और ले ले, एक माइस्ट्रो और ले ले, वो उतना मोटिवेट करेगी नहीं जितना 4 व्हीलर कर सकता है। परफेक्ट बात है, क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा। लास्ट हेडिंग, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर नीड। बेटा मैस्लो बोलता है अगली नीड पर तभी शिफ्ट करना जब पिछली सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन बता देता हूं, खैर मैंने एक वर्ड हटा दिया, जब मैंने लिखे थे नोट्स तो मैंने ना बिल्कुल लास्ट में ब्रैकेट में लिखा था कि प्रैक्टिकली ये अजम्पशन ट्रू नहीं है मैस्लो की। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, आप समझदार हो बेटा, कि आपकी अभी बेसिक जरूरत भी पूरी नहीं है। मैस्लो तो कहता है अगली नीड पे ही तभी शिफ्ट करना है जब पिछली पूरी हो जाए। मैं कहता हूं आपकी बेसिक भी जरूरत पूरी नहीं है और आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सपने लेकर बैठे हो कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वो अचीव करना है। और हर कोई सोच कर बैठता है बेटा, कोई बता देता है कोई नहीं बताता, बस ये फर्क होता है। लेकिन सोचता हर इंसान कि मुझे वहां पहुंचना है। तो बेटा मेरा मानना तो यह, मेरी थ्योरी तो यह, पांचों नीड इकट्ठे चलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता है बेटा कि आप अगली नीड पे तभी शिफ्ट करते हो जब पिछली पूरी हो जाती है। मेरा मानना ऐसा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पांचों नीड इकट्ठे चलती है इंसान की। बेसिक भी पूरी ना हो, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सपने तभी से ले रहे होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।